हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सीएसएस एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से शुरू करूं, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढूं, सिलेबस कौन सा है, कैसे पढूं, कहां से शुरू करूं। आपके ये सारे प्रॉब्लम्स और इन सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद ही लेक्चर शुरू करूंगा। ठीक है, 90 डेज का मैंने ये प्लान बनाया है जिसमें आपको इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस, एबिलिटी और इस्लामिक स्टडी के सारे लेक्चर डेली अपलोड करता हूं। आपको देखने चाहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। जो 2026 में अभी तैयारी कर रहा है वो अपना नाम लिखे। 27 में मैं वो आपको नाम एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। आप लोग ने अप्लाई किया था 2026 में और तैयारी कर रहे थे, अभी आप कहां पर पहुंचे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेक्चर नंबर 14 होगा। तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सबसे पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का और कमेंट्स बहुत आ रही हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं और एक एक सब्जेक्ट को किस तरह से तैयार करें। तो ये जो आपके प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन ये है कि आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। तो जब 15 लेक्चर कंप्लीट करके एक लेक्चर बनाऊंगा हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इंतजार करें इस लेक्चर का। और उस वीडियो में लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से तैयारी करनी है और पहले क्या कवर करना है, बाद में क्या कवर करना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं। एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग करके समझाऊंगा। बहुत बड़ा और डिटेल लेक्चर बनाने वाला हूं। तब तक के लिए ये लेक्चर नोट डाउन करते जाएं। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं 90 डेज में हम वो ही कंप्लीट करेंगे। अगर आप रिटन एग्जाम्स की तैयारी साथ में करते रहे हैं तो वो भी कंप्लीट लेक्चर है मौजूद है इस चैनल पर। आप इस्लामिक स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लेक्चर डिटेल में मौजूद है कि इंट्रोडक्शन टू इस्लाम किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या लिखना है। सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमेट, एज अ पीस मेकर, एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, ये सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के मुताबिक हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री को आपको किस तरह से तैयार करना है रिटन एग्जाम्स के लिए, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से डिटेल में आप नोट्स बनाएं। और उसके बाद आता है इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले जो बिगिनर और न्यू स्टूडेंट्स हैं अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो तो बहुत कंफ्यूज होंगे। तो उनके लिए सबसे पहले आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो ग्रामर तो मैं डेली पढ़ा रहा हूं, तो आप फोकस करें। आज हम पैसिव करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। फिर जो दूसरे सब्जेक्ट है एक एक करके समझाऊंगा। वीडियो डिटेल में होने वाला है लेकिन बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, समझने की कोशिश करें। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने पहले लेक्चर बनाया था। पहले हमने 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे ग्रामर के। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है ग्रामर का पोर्शन वो सारा कंप्लीट करते जाएंगे। हर चीज मिल जाएगी। आप सिर्फ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अपने प्रॉब्लम्स कमेंट में शेयर करें। लेक्चर को शुरू करते हैं। अब स्टॉप नहीं होगा, समझा लिया आपको सब कुछ। अब देखते जाओ कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। मैं साइड पर होकर ये सारी आपको पढ़ाता जाऊंगा। स्पीड में नोट डाउन करते जाएं। बस आपको रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, पेन होनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए सही तरीके के साथ और डेली डिसिप्लिन के साथ लेक्चर को कंप्लीट करके एक रजिस्टर बनाएं। इंग्लिश का पार्ट अलग बनाएं, पाकिस्तान का अलग बनाएं, पाकिस्तान अफेयर का अलग बनाएं, इस्लामिक स्टडी का अलग बनाएं। ये पोर्शन बनाएं रजिस्टर में और फिर इस्लामियात का ऐसे पोर्शन बनाएं रिटन एग्जाम्स के लिए, नहीं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। इजी है बहुत, वो इजी है बहुत, डोंट वरी। अभी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एम लगती है आई के साथ, इज लगती है ही शीट के साथ, आर लगती है यू वी दे के साथ। हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिंपल नहीं। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर वर्ब आता है, फिर वर्ब के साथ इंग लगती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने की।
अभी ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये मैंने बताई। एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। सबसे पहले, अली इज राइटिंग अ लेटर। मैं सेंटेंस कल चेंज करूंगा। डेली सेम इसलिए होते हैं कि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, समझने में मुश्किल ना हो। अली राइट अ लेटर, अली खत लिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज क्लीनिंग द रूम, वो क्या कर रही है, वो रूम साफ कर रही है, कंटिन्यू काम कर रही है प्रेजेंट में। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। दे आर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसको इंटेरोगेटिव आपको मैंने समझाया था, पढ़ाया है पहले आपको मैंने। नेगेटिव नॉट लगती है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है पहले लेक्चर, देखें। अभी हम इनको पैसिव करते हैं। सेंटेंस आपने देख लिए, सेम ही सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और पैसिव करने के टाइम पर आपको क्या क्या चेंजिंग करनी है, सेंटेंस किस तरह से चेंज करना है, बस यही आपको नोट करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वाइज। पैसिव वाइज में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही लगेंगे, सिर्फ ये बीइंग का यूज होगा, बस इतनी इसमें चेंजिंग है। कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें थोड़ी अलग चेंजिंग थी, इसमें थोड़ी अलग चेंजिंग है। हेल्पिंग वर्ब जब हमें पैसिव करेंगे तो एम, इज, आर, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है। आप किसी भी टेंस की करेंगे तो बाय का यूज जरूर होगा। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर। पैसिव का सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले होता है और पैसिव करते वक्त ये लास्ट में चला जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप ये नोट डाउन करें अपने रजिस्टर में। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, फिर बीइंग का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। ऊपर आपने सेंटेंस देख लिए थे, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस देख लिए थे। अभी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस की हम क्या करेंगे, पैसिव करेंगे। तो अली इज राइटिंग अ लेटर, ऐसा सेंटेंस था। ठीक है, अभी आप देखो, अ लेटर ऑब्जेक्टिव पहले आ गया स्ट्रक्चर के मुताबिक। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है, यही लगेगा। बीइंग कंटिन्यूअस में ये लगेगा। थर्ड फॉर्म राइट, रूट रिटन, बाय का यूज अली, तो सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। देखो, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अली, अली के जरिए खत लिखा जा रहा है कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, द रूम ऑब्जेक्टिव, इज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग का यूज होगा कंटिन्यूअस में, हर कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय, फिर हर। ठीक है, और सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। अब ये जो केस है, ये शी का हर होता है। ऑब्जेक्टिव में जब हम शी को लिखेंगे तो हर करके लिखेंगे, ही को लिखेंगे तो हिम करके लिखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस आपको याद करने होंगे। उसके बाद आता है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। देखो, ही था, ये तो हिम हो गया। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कैसे इनको चेंज करना आपको आना चाहिए। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, उनके जरिए मूवी देखी जा रही है, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर अगर आप इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये देखो स्ट्रक्चर बनी हुई है। सबसे पहले मैंने आपको जब सिंपल सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था, बस इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क जरूरी होती है, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे रखें, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगी। तो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखें, सेंटेंस भी लिखे हुए हैं, देखें। वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी इसी वीडियो में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़नी है, इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज देखने हैं, जनरल साइंस देखनी है, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं है टॉपिक, जो मुश्किल होगा उसमें गहराई में जाएंगे। तो नेगेटिव सिर्फ नॉट का यूज होगा, और नॉट का यूज कहां पर होगा, यहां पर होगा, फॉर्मेशन सेम रहेगी, बस इतना ही है। तो चलते हैं पाकिस्तान अफेयर की तरफ। अभी देखो, नसीरुद्दीन महमूद की कल हमने बात की थी, उसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे। वो 1266 तक चला था और यहाँ पर उसकी हुकूमत खत्म हो गई थी। ठीक है, तो वो सारे एमसीक्यूज आप समझ गए होंगे, और थोड़ी बहुत गलती होती है उसको आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी रिसर्च लगती है। एक दो एमसीक्यूज गलत भी हो जाए, कमेंट में उसको राइट किया करें, क्योंकि आपका भी इंप्रूवमेंट होगा, मेरा भी होगा। तो कमेंट जरूर करें। तो देखो, नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, बलबन बिलोंग टू विच ब्रांच ऑफ तुर्क। अब बादशाह बहुत सारे तुर्किश थे, कोई
अफगानी था, कोई अरब था। तो ये जो था बलबन, ये तुर्क था, इलबारी तुर्क था बलबन। ठीक है, अब बलबन की हुकूमत शुरू हुई है स्लेव डायनास्टी में, दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद खिलजी डायनास्टी शुरू होगी। गौर करें, पढ़ते जाएं, एंजॉय करें। नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द बलबन्स ओरिजिनल नेम बिफोर ही बिकम सुल्तान। बलबन जो है ना, ये सुल्तान बना, उससे पहले इसका ओरिजिनल नेम क्या था? इसका ओरिजिनल नेम था बहाउद्दीन उलाग खान। उलाग इसको नसीरुद्दीन महमूद ने टाइटल दिया था, ये आप याद रखना। ठीक है, नंबर 3 पर एमसीक्यू आता है, बलबन वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल इन इंडिया। ये फेस्टिवल है पर्शियन का, तो वो फेस्टिवल कौन सा था? नौरोज फेस्टिवल है। अपनी दरबार की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए इसने ये फेस्टिवल शुरू किया था दरबार के अंदर। ठीक है, 4 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश, बनाया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया बाय टू बलबन टैकल द मंगोल्स। बलबन के दौर में बहुत बड़ी रुकावट थी, बहुत बड़ी जंग थी, बहुत बड़ी लड़ाई होती थी बलबन की मंगोलों के साथ। वो भी वहां पर एक सल्तनत मंगोलों की मौजूद थी, वो टक्कर कर रहे थे, बीच में रुकावट डाल रहे थे इसकी हुकूमत को गिराने के लिए। तो इसने मिलिट्री अपनी एस्टेब्लिश की, बनाई, कायम रखी और उसको रीऑर्गेनाइज करके उसको इंक्रीज किया, बढ़ाया, पावर अपना बढ़ाया। मतलब कि आप समझ लें उसको क्या कहा जाता है। इस एमसीक्यूज का मतलब है, बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट बनाया? ये डिपार्टमेंट इसने बनाया था। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द सुल्तान इज। बलबन ने अपने आप को शेडो ऑफ गॉड, जिले इलाही समझता था। जैसे कि मुगलों की हुकूमत हम पढ़ेंगे, उसमें भी जिले इलाही का एमसीक्यू आएगा, लेकिन वो मुगलों का अलग था, ये दिल्ली सल्तनत का अलग है। तो इसने अपने आप को शेडो ऑफ गॉड का नाम दिया था, टाइटल दिया था। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द फेमस पर्शियन पोएट एट द कोर्ट ऑफ बलबन। बलबन की कोर्ट होती थी, उसका जो एक शायर था वो कौन था? अमीर खुसरो। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आया था। इन्हें चलते हैं, ये काफी हैं 6 एमसीक्यूज, फिर हम कल पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं इस्लामिक स्टडी की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, गौर करो। देखो, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो नेक्स्ट रूलर प्रॉफिट था, नबी था, उसके बारे में मैंने थोड़ा गलत एमसीक्यू थे, लेकिन एमसीक्यू सही है। आप एमसीक्यू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए थे हिस्ट्री में। अगर हम कनेक्टिविटी करते आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम आया था। तो आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नेक्स्ट पेज पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के एमसीक्यूज लिखना, जो कि 25 पैगंबर जिनका कुरान पाक में जिक्र है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। आप गौर करते जाएं, सीएसएस की कंप्लीट तैयारी होगी होगी, डोंट वरी। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हजरत लूत अलैहिस्सलाम के एमसीक्यूज देखेंगे। अब नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाज द न्यू ऑफ, ये भतीजा था, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। फिर बाकी सारे उसके बाद जो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबी पैगंबर आए हैं, वो इन्हीं की औलाद थी, इन्हीं के ही खानदान के थे। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये हजरत लूत क्या था? भतीजा था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भतीजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम था। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं। एक आता है कुर्बानी, जो हम उस बकरा ईद करते हैं, वो भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से होती है। और उसके बाद जो जमजम है पानी सऊदी में, वो भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जमीन पर एड़ियां मारने से निकल आया था।
क्योंकि प्यासा था, रेगिस्तानी इलाका था, पानी नहीं था। तो मरियम इसकी वाइफ का नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो वो कभी इधर दौड़ रही थी, कभी इधर दौड़ रही थी, बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस दौर में बच्चा था, तो वो पानी से तड़प रहा था। तो उसने वहां पर एड़ियां मारी थी, जिसकी वजह से आज तक आबे ज़मज़म चल रहा है। तो इसके लिए सफा और मरवा वहां पर है, जो कि 7 बार हम चक्कर लगाते हैं जब हम हज करने जाते हैं। तो सफा और मरवा जो बीवी मारिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ इधर उधर बच्चे के लिए, पानी के लिए, कभी इस पहाड़ पर चढ़ी जाती, कभी इसी पहाड़ पर पानी को ढूंढ रही थी। तो वहां पर अभी हम 7 चक्कर लगाते हैं, सफा और मरवा जिसको कहा जाता है, वो भी इनकी वजह से बना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में। बाकी जो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो भी प्रॉफिट आए हैं, वो सारी इसकी फैमिली और इसकी औलाद है, ये याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू पीपल ऑफ, हर नबी की कौम है, हर नबी की कौम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसकी कौम कौन सी थी? लूत की, सोदाम और घुमारा, ये इसकी कौम थी, जिनके पास ये पैगाम लेके आए थे कि अल्लाह ताला एक है, उसकी इबादत करो। हर नबी की एक ही तबलीग होती थी कि अल्लाह ताला एक है, उसकी इबादत करो। तौहीद के बारे में वो मैसेज देते। सोदाम और घुमरा ये कौम थी। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, द नेशन ऑफ लूत वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया, ये भी हम पढ़ते हैं। हर नबी की कौम के ऊपर अजाब आता है, कौन कौन सा आता है, किसा आता है। तो इमोरलिटी मतलब के बद अखलाकी, मॉरलिटी उनमें नहीं थी। मॉरलिटी का मतलब होता है उनमें इखलाक, गाली गलौच आम थी, बिल्कुल ही मतलब कि जाहिलियाना दौर था। तो इसकी कौम इतनी बेकार थी। समझाने के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। मेजर सिन, बड़े बड़े गुनाह को कुछ नहीं समझते थे। मर्द मर्द को जना करता था, इतना आम था ये कि कोई इनको कहने वाला, समझाने वाला नहीं था। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, द पनिशमेंट सेंट अपॉन द लूट्स नेशन, तो इसके ऊपर कौन सा अजाब आया? अर्थक्वेक, बहुत बड़े खतरनाक जलजले आए। जैसे हम पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम की तरफ पूरा समंदर का पानी आ गया था, मिट्टी का तूफान आ गया था हजरत दूसरे नबी पर। तो इसी तरीके नबी पर नहीं आता था अजाब, नबी और नबी पर ईमान रखने वाले उस अजाब से बच जाते थे। जो नहीं लेके आते ईमान, वही गर्क और तबाह होते थे। अभी देखो, रेन ऑफ स्टोन, पत्थरों की बारिश होती है और जलजले होते हैं, उनमें सारे तबाह और गर्क हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम माइग्रेट विथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वहां से चले गए और उसी आजाब उसी जगह पर आया, ये दूसरी जगह पर चले गए। द वाइफ ऑफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी वो ईमान नहीं लेके आई थी अल्लाह ताला पर, इसके लिए वो भी उसमें तबाह और गर्क हो गई। डिसोबीडेंस और उसको सजा मिली। ठीक है, बाकी सब बच गए। तो तो अभी हम जनरल साइंस की तरफ चलते हैं। जनरल साइंस में हमको क्या पढ़ना है? आज हम, कल सूरज के बारे में हमने पढ़ा था ना, आज मर्क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले सन आता है, फिर मर्क्यूरी आता है। ये इमेज देखें, इसमें 8 प्लैनेट लिखे हुए हैं और लास्ट में प्लेटो है। प्लेटो को अब प्लैनेट माना जाता है, पहले इसको नहीं समझा जाता था, लेकिन अब इनको माना जाता है प्लैनेट। ये वाइजिबल हुआ है आसमान पर साइंस टेस्ट को। तो दोस्तों, सन के बाद आता है मर्क्यूरी। इसको स्विफ्ट प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे तेज रेवोल्यूशन करता है सूरज के गोल। तो इसके देखते हैं एमसीक्यू। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया था क्या है, ये जो इमेज आगे मैंने दी ये सारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स आते हैं वो ये आपके सामने पिक्चर में देखेंगे लगी हुई है। तो सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? तो वो मर्क्यूरी है। ठीक है,
नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है, मर्क्यूरी इज द प्लैनेट फ्रॉम द सन। फर्स्ट, सन के बाद फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है। इसके लिए ये आपको याद रखना है। विच प्लैनेट, नंबर 3 पर एमसीक्यू आता है, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट। शॉर्टेस्ट मतलब कि ये बहुत तेज घूमता है सूरज की गोल गिर्द, इसके लिए ये शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इसको कहा जाता है, जल्दी में चक्कर को पूरा करता है। मर्क्यूरी कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन, ये सूरज के गोल घूमकर 88 डेज में वापस आता है। देखो 88 डेज लगते हैं ये सूरज के गोल वापस घूम कर आता है। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑर्बिटल पीरियड ईयर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के ऑर्बिट के मतलब के रिवॉल्यूशन, सूरज के गोल घूमकर वापस आने का चक्कर कितने दिन का होता है? 88 डेज का ये होता है। ये आपको एमसीक्यू याद रखने हैं। हर प्लैनेट्स के बारे में पूरी डिटेल नहीं पढ़नी, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स ये सब में हर जगह से नहीं पूछी जाती, तो थोड़े थोड़े करके हर चीज को कंप्लीट करें। ज्यादा किसी भी चीज की गहराई में नहीं जाना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। तो 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स मून्स डज मर्क्यूरी हैव। अब देखो जो चांद है नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि इंसानों के जरिए आसमान पर भेजी गई है, उनका अलग अलग कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। अब जो नेचुरल सैटेलाइट है, चांद भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। हर प्लैनेट्स के पास अपने चांद मौजूद हैं, जैसे कि हमारी धरती का चांद जो है मून हमें दिखाई देता है रात को, दिन को भी दिखाई देता है पाकिस्तान से। अब देखो दूसरे कंट्री से शायद दिन को चांद ना दिखता हो। अभी देखो मर्क्यूरी के पास कोई चांद नहीं है। ये एमसीक्यूज आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जरूर मिलेगा। मर्क्यूरी नॉर वीनस हैज मून। मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई चांद नहीं है, ये याद रखना। और 68 चांद किसके पास है? कमेंट में लिखे। तो हम कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।